है एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट वीक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़। सो देखिए, मैं ये नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं वीकली हर संडे को उस पूरे वीक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, अगर कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी देख सकता है, वो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिकॉज एमसीक्यूज़ काफ़ी इंक्लूसिव इन नेचर रहेंगे जिसमें मैं अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस को इनकलकेट गैदर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो यहाँ लिमिटेड अमाउंट में एमसीक्यूज़ मैंने दी है, लगभग 7 या 8, बट नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं और बढ़ाऊँ और सारे रिसोर्सेज को कवर करूँ और एक अच्छा होलिस्टिक 60 to 70% यूपीएससी के लगभग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। देखिए 100% तो ये यूपीएससी को खुद नहीं पता है कि वो क्या पूछेगी, तो मैं कौन होता हूँ इस 100% की गारंटी देने वाला, लेकिन 60 to 70% कवर हो जाएगा आपका सारा करंट अफेयर्स। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड ना। अगर आपने मेंस में जीएस थर्ड पेपर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है वो सप्लाई साइड एक मैकेनिज़्म है, सप्लाई साइड टूल है जो फार्मर्स को हेल्प करती है उनके क्रॉप के साथ आगे बढ़ने में, उनके क्रॉप को उगाने में। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है काफ़ी पहले से ही, और यूपीएससी ने ओवर द टाइम इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2011 में यूपीएससी ने पूछा था कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। फिर 2020 में देखिए 10 सालों बाद, लगभग 9 सालों बाद, इसका मतलब ये है कि 2011 में जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर क्रेडिट की थी वो अभी भी परसिस्ट कर रही है, ये परपेचुएट कर रही है, इसलिए यूपीएससी ने दोबारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। नाउ जो देखिए क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट खासकर रूरल एरियाज़ में जो लेंड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नाबार्ड हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये 3 यूपीएससी के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, बाकी आप और पहले जाओगे तो आपको और तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ और विलेज लेवल लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म है, विलेज लेवल और लॉन्ग टर्म, बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉमर्शियल बैंक्स आर द हाईएस्ट लेंडर इन केस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, whereas RRBs and cooperative banks are the highest agricultural credit lenders in India. नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सेकेंड ऑप्शन में अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। वो कैसे? तो आप खुद सोचिए, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 86% ऑफ द टोटल फार्मर, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है। तो मोस्टली वो रूरल एरियाज़ में बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया में। और रूरल एरिया में अगर ब्रांच की अवेलेबिलिटी और ब्रांच की रीच देखोगे किसी भी बैंक की, तो कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक की रीच ज़्यादा है। तो इससे ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक इज़ बिगेस्ट लेंडर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सिमिलरली अगर आप एक एंटीथीसिस की तरफ जाओगे या फिर दूसरा एक लॉजिक लगाओगे कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है यहाँ। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में हाईएस्ट लेंडर ऑब्वियसली कॉमर्शियल बैंक होगा रीजनल रूरल बैंक के कंपैरिजन में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब पहले ऑप्शन की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, तो सोसाइटी की बात हो रहा है। अब सोसाइटी की बात हो रहा है और एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके। और ये जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं ये मोस्टली रिलाई करते हैं कहाँ पे? गांव में। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को अगर इस्टेब्लिश करना होगा गवर्नमेंट को, तो वो एकदम ग्रास रूट लेवल पे इस्टेब्लिश करेगा ताकि वहाँ से उसका रीच बढ़ सके। तो पहला तो ये होगा कि विलेज लेवल, ये सही है। अब दूसरा ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट।
ये थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लगा सकते हो दिमाग, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप तुक्के पे जा सकते हो कि क्या कोई स्मॉल फार्मर लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहेगा, या फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ये सोसाइटी। दूसरा लॉजिक ये है कि ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी में लोग आएंगे साथ में पैसे लेंड करेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दिया जा सके, ना कि किसी एक पर्टिकुलर फार्मर को लंबे टाइम के लिए लोन दिया जाए। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म जो टर्म होगा ये शॉर्ट टर्म होगा। ये एक लॉजिक है, आप लगा सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इस तरह से कर सकते हो लॉजिक के थ्रू। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और ये आपका ऑप्शन सही होता है, नीदर वन एंड और नॉट टू। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा, देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में एक आते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एक रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट एजेंसीज होती हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपका आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ है। नाउ ये रहा, और बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि जैसे यहाँ देखिए आप, ये जो कमर्शियल बैंक है इन्होंने 11.8 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट मिली है, टोटल क्रेडिट दिया गया है 16.5 लाख करोड़ की। तो इसलिए आप देख सकते हो कि कमर्शियल बैंक्स बिगेस्ट लेंडर्स हैं और रीजनल रूरल बैंक तो काफ़ी पीछे हैं इनसे। तो हमारा दोनों ऑप्शन गलत हो जाता है। नाउ इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए ये है कि पहला ऑप्शन ये कहता है कि निएंडरथल्स जो थे इज़ द ओनली एंशिएंट एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज। नाउ ये भी ऑप्शन आप लॉजिक अगर थोड़ा सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि पहली बात तो कि ओनली। अब यूपीएससी में मोस्टली ये होता है कि जो एक्सट्रीम, मोस्टली मैं फोकस करना द वर्ड मोस्टली, इट्स नॉट क्वाइट ऑफन, और ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी हैपन 100% श्योरिटी के साथ, लेकिन 90% केसेस में जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, वो गलत होते हैं। पहला लॉजिक तो ये हुआ। दूसरा लॉजिक ये हुआ कि एंशिएंट एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज, अगर ह्यूमन स्पीसीज है तो क्या केवल एक ही होगा स्पीसीज अर्ली ह्यूमन, जो हमारी आज की स्पीसीज है ह्यूमन की, तो उसमें जो पहले के लोग थे क्या केवल एक ही टाइप के लोग होंगे, और भी तरह के लोग हो सकते हैं? ये लॉजिक है एक। दूसरा, स्वांते पाबो अ जर्मन वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर द टेक्नोलॉजी ही डेवलप टू कंपेयर द मॉडर्न ह्यूमन जीनोम्स विथ निएंडरथल्स। नाउ ये दो ऑप्शन है। अब मैंने इस क्वेश्चन को रखा क्यों आखिर, ये इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए यूपीएससी का जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है जेनेटिक्स से, लेकिन हमारा फोकस रहेगा, ये 2019 का क्वेश्चन है। इसमें यूपीएससी ने ये पूछा है कि द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है, एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। तो देखिए 2019 में यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है, अगर यहीं पे उन्होंने निएंडरथल्स दे दिया होता तो तब भी ऑप्शन 2 ही सही होता। तो आगे भी पूछा जा सकता है इस चीज़ को, और इस बार तो नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया इसी चीज़ में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और स्वांते पाबो को मिला है, ये जो स्वांते पाबो भाई साहब हैं। अब मैं जो एमसीक्यूज़ दिया है मैंने यहाँ पे, वो यूपी पीसेस के एंगल से भी, स्टेट पीसेस के एंगल से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टेट पीसेस में कभी ये नहीं पूछेगा कि आपको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो किस चीज़ के लिए दिया गया है, किस चीज़ के लिए, क्या आपने डिस्कवरी की है। वो ये पूछेंगे डायरेक्टली कि स्वांते पाबो को नोबेल किस फील्ड में दिया गया है, तो मेडिसिन में दिया गया। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेंगे कि स्वांते पाबो जिन्हें मेडिसिन का नोबेल दिया गया है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देश को स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ। तो देखिए ये जर्मनी से नहीं थे, ये स्वीडन से थे, ये स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत होता है और पहला ऑप्शन भी गलत होता है। पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि ये निएंडरथल्स इज़ नॉट द ओनली एंशिएंट ह्यूमन स्पीसीज। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा चौथा, नीदर वन एंड नॉर टू। नाउ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्वांते पाबो स्वीडिश थे, इन्हें 2022 में दिया गया, क्या क्या इन्होंने डिस्कवरीज की हैं, डेनिसोवंस और निएंडरथल्स के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया है, और यहाँ से अब आज के ह्यूमन जीनोम को
इनके जीनोम से कंपेयर किया है। तो इस कंपैरिजन को जिस मेथडोलॉजी के, जिस टूल, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया है, वही इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। बाकी हम आगे देखते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन आता है ये है टेक्सटाइल और प्लेसेस को मैच करने की। देखिए यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेबल टॉपिक रहा है कि वो अक्सर ही किसी प्लेस के बारे में दे देगी कि किस इंपॉर्टेंट लोकेशन से ये बिलोंग करता है। अगर इस बार क्वेश्चन आना होगा और डेफिनेटली आएगा ही 2023 में, तो यूक्रेन और ये जो एरिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी यूनेस्को ने इंडिया के टॉप 50 आइकॉनिक टेक्सटाइल्स जो हैं, हेरिटेज टेक्सटाइल्स, उनकी लिस्ट निकाली थी। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। देखिए यहाँ पे लंबाडी है कर्नाटका का, गरट कोरियल है वेस्ट बंगाल का, और थेड़ा या थोड़ा, कहीं आपको थेड़ा लिखा मिलेगा या फिर थोड़ा, ये लद्दाख का, और थिग्मा तमिलनाडु का। आपको सही मैच बताना है कि कौन कौन सही मैच्ड है। देखिए मैं आंसर बता ही देता हूँ आपको क्योंकि इसमें लॉजिक तो लगा नहीं सकते हो। तो लंबाडी जो है आपका कर्नाटका का, ये सही है। गरड कोरियल है जो आपका, ये वेस्ट बंगाल का, ये भी सही है। ये जो थोड़ा है या थेड़ा, ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से, और ठिगमा बिलोंग करता है लद्दाख से। तो केवल आपके 2 पेयर्स सही हैं और आप यहाँ कोई एलिमिनेशन टेक्निक भी नहीं लगा सकते, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये यूपीएससी की नई इन्वेंशन थी 2022 के एग्ज़ाम में। यूपीएससी भी लोगों के साथ गेम खेलता रहता है। मैंने भी इस चीज़ को, मैंने भी एक वीडियो बना रखी है कि कैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू 25 क्वेश्चंस के ऊपर सही किए थे। यूपीएससी भी गेम खेल गया। यूपीएससी ने भी, अब लाओ भैया आओ, बहुत एलिमिनेशन टेक्निक बतिया रहे हो तुम लोग, आओ गेम खेल देते तुम्हारे साथ। तो उन्होंने गेम खेल ही दिया 2022 में। चलिए यूपीएससी जैसे पूछेगा प्रिपरेशन तो करनी ही है, बनना तो है ही। तो वो कहेंगे कि तू सिर के बल चलोगे तो सिर के बल चलना ही पड़ेगा भाई साहब, और कोई रास्ता है ही नहीं। डेडिकेट किया है लाइफ इधर, तो इसे पूरा करना ही करना है, चाहे कोई रास्ता है, चाहे कोई कोई गलत मीन्स ना हो। जहाँ गांधी जी के हिसाबों से ही चलेंगे, मीन्स डिफाइंड दें। चलिए वो अलग बात है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल्स हैं उस लिस्ट में, वहाँ उनके बारे में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ना अगला क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा यूपी स्पेसिफिक है, मैंने इसलिए डाला क्योंकि यूपी अक्सर इस टाइप में, उत्तर प्रदेश में अक्सर इस टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट में, आप देखोगे पिछले लगभग 8 से 10 सालों में 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी ने बायोडाइवर्सिटी से। और बायोडाइवर्सिटी में जो काफ़ी हॉट टॉपिक है वो है आपका नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में, यहाँ कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं उनके बारे में। यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछती है इससे। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे कतई इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होती हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये आपके नॉलेज के ऊपर, आपके विजुअल पावर के ऊपर, कि कहीं आपने झटके में देख लिया, कहीं झटके में न्यूज़ पढ़ ली और आपको ये चीज़ वहाँ याद आ गई, तो आपको ये एक्स्ट्रा नंबर दे के जाती है अन्य लोगों के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ कुछ बहुत धुरंधर बैठे हैं जिन्होंने सब रटा हुआ है, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं रटा है उससे आपको एज मिलता है। तो देखिए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकेम उत्तर प्रदेश 4th टाइगर रिजर्व। देखिए ऑप्शन सही है। 4था टाइगर रिजर्व बना है बुंदेलखंड रीजन में, लेकिन ये बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा आप यूपी वालों, आप ये भी देख लेना कि बुंदेलखंड रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बिकॉज यूपी पीसीएस तो कुछ भी उठा के पूछ देगा, उससे कोई भरोसा नहीं है। नाउ इट इज़ अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन यूपी। देखिए ये जो ऑप्शन है, पहली बात तो ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया, हाईएस्ट। एक्सट्रीम वर्ड मोस्टली 90% केसेस में गलत ही होते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ आप ये सोचो कि अगर एक ही जगह पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, अगर वैसे भी उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या बहुत नहीं है, लिमिटेड है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। एक्चुअली ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ कोई टाइगर नहीं मिलता है, आपको एक टाइगर नहीं मिलेगा यहाँ का रहने वाला। बेसिकली एक कॉरिडोर बनाया गया है टाइगर्स के मूवमेंट के लिए। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें से 2 ऑप्शन सही होते, 1 और 3, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नाउ ये आप देख सकते हो इसके बारे में, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नो रेजिडेंट टाइगर।
ये एक टाइगर्स के मूवमेंट के लिए कॉरिडोर बनाई गई है। बाकी ये बुंदेलखंड रीजन का पहला है, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप देख लेना इसको। और अदर जो टाइगर रिजर्व्स हैं, 3 और टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये रहा आपका रानीपुर, ये देख सकते हो आप। बाकी आप इसे पॉज करके देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ ये लेकिन मैप, कुछ लोग लेकिन मैप, मैंने नेट पे सर्च किया था, प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ है, कहीं लेकिन मैप, कहीं लेकिन मैप, तो आपको जो मन कर रहा है वो बोल लो। अब मेडिसिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। देखिए यूपीएससी अक्सर ही इस चीज़ को पूछती है कि आपने ये न्यूज़ में पढ़ा, ये जो टर्म था ये न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, ये किससे बिलोंग करता है। ये आपको हर साल कम से कम 6 से 7 सवाल ऐसा मिलेगा ही मिलेगा आपके यूपीएससी के पेपर में। इसलिए आपको ऐसे टर्म्स को, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि टैबलेट फॉर कोविड-19। दूसरा ऑप्शन ये है कि अ इमर्जिंग मेडिसिन फॉर लंपी स्किन डिजीज़, इमरजेंसी मेडिसिन फॉर लंपी स्किन डिजीज़, जो अभी गायों में हो रही, 1 लाख से ऊपर गाय मर चुकी हैं इसकी वजह से। कुछ लोग गाय गाय चिल्लाते रहते हैं कि गाय हमारी माता है, काऊ यूरिन से हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, गोबर में पता न क्या मिलता है, कैंसर ठीक करने वाली चीज़ें, और जहाँ गाय की बात आती है वहाँ चीता चीता करते हैं। पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, सॉरी, छोड़ो उसको। तीसरा जो ये है कि अ फर्स्ट न्यूरो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अल्जाइमर, और चौथा है नैनोटेक बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन। ना मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ क्योंकि इसमें कोई लॉजिक तो लगा नहीं सकते। तो देखिए ये पहला न्यूरो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अल्जाइमर है ना। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो अल्जाइमर जो बीमारी है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। यहाँ हमारे ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और आपको पता होगा कि ब्रेन में सेल को दोबारा बनाना नामुमकिन है, ब्रेन में सेल दोबारा नहीं बनते हैं। इसलिए अल्जाइमर को आप ठीक नहीं कर सकते, बस आप इतना कर सकते हो कि उसके प्रभाव को कम कर सकते हो। जैसे कि उसमें लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनों को पहचानना भूल जाते हैं, अपने पास्ट के बारे में चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये जो लेकेनमैब या लेकेनमैब जो भी आप कह लो, ये जो दवा है, ये एक पहली ऐसी न्यूरोप्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट है जो अल्जाइमर के प्रभाव को कम करेगी। इसे ठीक करना नामुमकिन है, अभी कोई दवा नहीं बनी है जो अल्जाइमर को ठीक कर सके। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप यहाँ पे। जैसे कि ये इम्पैक्ट करता है न्यूरॉन्स को और ब्रेन सेल्स को मार देता है। जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एमिलोइड होता है और टाउ प्रोटीन, जो ये काम करती हैं। इनक्योरेबल डिसीज और वीमेन हैव एट हाइयर रिस्क, वीमेन हाइयर रिस्क पे होती हैं, उनको बच के रहना चाहिए, थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि चीज़ों को याद रखें। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे इसकी दवाइयाँ मिलना, लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। नाउ अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात ना करके ये जो इंस्टीट्यूशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने पास्ट ईयर में भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं इससे। आपको मैं दिखाता हूँ। 2016 में पूछा है कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, फाओ का, ये एक इसकी इनिशिएटिव है। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर 2010 में पूछा है कि एज रिगार्ड्स द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एज रेफरेंस पॉइंट फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज WTO कोलैबोरेट विथ। तो ये इसका ऑप्शन ए है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये भी एक इनिशिएटिव है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है फाओ के अंदर। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ासकर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैं आपको एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, सब मैं करूँगा तो आप क्या करोगे। और यूपीएससी में मैं देखता हूँ कि लोग लग जाते हैं सुबह एडिटोरियल पढ़ने, एडिटोरियल वीडियोस देखने। भाई साहब अलग अलग कोचिंग वाले सुबह 5-5 बजे 4-4 बजे एडिटोरियल वीडियो ला के पब्लिश कर देते हैं, और लोग एडिटोरियल वीडियो देखे पड़े हैं, देख रहे हैं। देखो जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे खुद से, कोई एडिटोरियल वीडियो आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपको टॉपर्स बोल देते हैं कि मैंने इसका एडिटोरियल वीडियो देखा था, लेकिन वो क्यों देखते थे और कब देखते थे कि अगर आप कहीं गए हो, 2 दिन के लिए आपका गैप हो गया, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, उस कंडीशन में आप एडिटोरियल वीडियो देख लो। अगर कोई महानतम हमारे शशि थरूर आ गए हैं द हिंदू में एडिटोरियल लिखने के लिए, मारा है कि सारे वर्ड्स ही ऐसे लिख दिए हैं जिसके मीनिंग ना गूगल में मिल रहा है ना कहीं मिल रहा है,
तो फिर इसके लिए आप हो सकता है कोई बहुत बड़ा ज्ञातज्ञ और जानकार होगा यूट्यूब पे जो आपको एक्सप्लेन कर दे उसको, तो एडिटोरियल वीडियो देख लो। वैसे तो द हिंदू अब बेकार ही हो चुका है, पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, 2 से 3 महीने से एक या दो ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो आपके काम के होते हैं यूपीएससी के। बाकी अब वो पेपर एक सादा पेपर जैसे ही रह गया। इंडियन एक्सप्रेस की क्वालिटी अब उससे काफ़ी अच्छी हो चुकी है, इसलिए मैं अब इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ। बाकी आपकी जो मर्ज़ी। कुछ लोग होंगे द हिंदू के भी भक्त, वो गाली देना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं भाई ऐसे कैसे कह सकते हो यार, दिल बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, छोड़ो उसको। तो ये अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अंडर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। India is not a signatory to this, as India already has its Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Act. तीसरा, it is also called as International Seed Treaty। और चौथा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। देखिए जनरल स्टेटमेंट हुई तो ये सही होगा, क्योंकि यूजुअली जनरल स्टेटमेंट्स जो होती है वो सही होती है, क्योंकि आपको पता है कि वो टाइप करते नहीं हैं, वो सीधे कॉपी पेस्ट करते हैं। यूपीएससी वाले टाइपिंग करते होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सीधे कॉपी पेस्ट होता है। तो वो किसी एक साइट पे गए, वहाँ से क्वेश्चन उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जो जनरल टर्म होते हैं कभी कभी वो भी ऑप्शन में वो पेस्ट कर देते हैं, वो चिपका देते हैं। तो इसलिए जनरल टर्म 50 to 60-70% सही होता है। फिर दूसरा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, ये भी सही है ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन भी सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि इट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अंडर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसको आप चाहो तो लॉजिक से भी कर सकते हो, इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप। वैसे मैंने ऑप्शन ऐसे डालें कि आपको एलिमिनेशन को कोई चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। जब उसको मास्टर करने का टाइम आएगा तो लगा लेना 70-80 मॉक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस, एज इंडिया ऑलरेडी हैज़ इट्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। अगर सिग्नेटरी नहीं है तो इसने ये बनाया क्यों, ये एक्ट क्यों लाया, और अगर इस एक्ट को लाया है तो हो सकता है वो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंडर में ही लाया हो, ये भी हो सकता है। तो हाँ सही है, इंडिया एक सिग्नेटरी है इस इंस्टीट्यूशन का, और ये जो एक्ट आया है वो इसी के सेक्शन 9 से कंप्लाई करता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत है, 1, 3 और 4 सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पढ़ सकते हो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने यहाँ डिटेल में नहीं दिया है, बिकॉज ये काम आपको करना है, आपको चेक करना है ये ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के बारे में, जिससे 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन 2010 में एक क्वेश्चन आ चुका है, यही बचा है, इसीलिए मैंने इससे क्वेश्चन उठाया था। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एग्रीकल्चर, और मैंने इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं दिया है यहाँ पे, आपको ये खुद चेक करना है। रिपोर्ट्स जो पब्लिश करती है तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, मैं एक रिपोर्ट को मेंशन कर रहा हूँ, बाकी 4 या 5 रिपोर्ट ऐसी हैं जो स्टार्ट होती हैं स्टेट ऑफ। तो जहाँ भी आपको स्टेट ऑफ दिखे आप मान लेना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है ये। और एक जो अलग रिपोर्ट है वो ये है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, ये रहा। रिसेंट रिपोर्ट इन्होंने एक पब्लिश की है, डिफॉरेस्टेशन, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एंड फार्मर फील्ड स्कूल, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, करंट अफेयर्स में था। नाउ ये जो जल जीवन मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर इससे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एमसीक्यू मिल जाएगा, और ये गारंटीड है मलुका आईएएस के लैंग्वेज में कि लीगल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि गारंटेड प्रीलिम्स एंड एश्योर्ड मेंस। तो उस हिसाब से जल जीवन मिशन से इस साल नहीं तो अगले साल क्वेश्चन 2023 में नहीं तो 2024 में क्वेश्चन आना ही आना है, ये लिखवा लो आप, गारंटेड आना है, समझ लो आप। तो पहला ऑप्शन जो ये है बीच बीच में मजाक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा लाइट लगे, ज़्यादा बर्डन ना लो यार, पागल हो जाओगे। इट इनविसेज टू प्रोवाइड द कम्युनिटी टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल हैबिटेशंस इन इंडिया, और हैबिटेट्स और हाउस होल्ड्स, ये शायद गलत टाइप हो गया, हाउस होल्ड्स लिख लो। नाउ सेकेंड है फोकस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड ग्रे वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स रीयूज इज गिवन। देखिए जल जीवन मिशन, जल को जीवन माना गया, तो ऑब्वियसली ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया, जनरल टर्म है यार। फोकस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कोई भी वाटर कंजर्वेशन से या फिर वाटर से रिलेटेड कोई स्कीम आती है तो वो ये इसको इंश्योर करेगी, ये एक जनरल टर्म है, ये सही होगा ये। तीसरा है मोर देन 70% रूरल हाउस होल्ड्स हैव नाउ टैप वाटर कनेक्शन। देखिए ये जो 70% ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर ही पूछती है,
जो वो डायरेक्टली ये नहीं देगी कि 50%, वो ये देगी कि मोर देन 70%, मोर देन 30%। आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इस चीज़ को। तो जो पहला ऑप्शन है, इट इन्विसेज टू प्रोवाइड द कम्युनिटी टैप वाटर, ये कम्युनिटी टैप वाटर नहीं, ये हाउस होल्ड। आपने अगर आपके घर पे जल जीवन मिशन के अंडर में कनेक्शन लग रहा होगा तो आपने देखा होगा कि हर घर में एक कनेक्शन लग रहा है, तो ये एक प्राइवेट, एक हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन मिलता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा मैंने बताया आपको सही है। तीसरा भी गलत है क्योंकि 62% रूरल हाउस होल्ड ही अभी तक कवर हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर में। तो इसलिए आपका सही पहला गलत हो गया। और एक मिनट, ठीक है, दूसरा आपका सही हुआ। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है, मोर देन 70% रूरल हाउस होल्ड हैव नाउ टैप वाटर, तीसरा ऑप्शन भी गलत ही है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। और यहाँ देखिए गलत टाइप हो गया, ये 3 की जगह 2 होना चाहिए, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ये 2 ओनली, तो ये 2 ओनली केवल सही होगा, करेक्ट बताना था हमें। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये मेरे नोट्स से है, तो मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया, आप देख सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना, पूरा सब कुछ दिया है मैंने कि क्या करंट सिचुएशन है आज की, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वे आई मीन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, पाइप्ड वाटर सप्लाई, रिलायबल वाटर सोर्स अलॉन्ग विथ वाटर कंजर्वेशन, इम्प्रूव नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट लोकल लेवल विथ वाटर टेस्टिंग फैसिलिटी, मेजर इशूज़ क्या क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, आप इसे पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये सर्वे है, और सर्वे है, और यूपीएससी अक्सर ही सर्वे से क्वेश्चन पूछती है। 2017 या 2018 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 2017 या 2018 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो काफ़ी उस टाइम के लिए थोड़ा सा अलग था। एनएसएसओ की एक 70th रिपोर्ट आई थी, आई थिंक 70th या 71st थी, आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना। 70th रिपोर्ट से एक क्वेश्चन पूछा था। तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए आप इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे चल के फ़ायदा ही होगा। देखिए अभी ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है 2022 का, इसमें ये कॉन्डक्ट कौन कराता है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये पहले ऑप्शन में बताया गया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज़ द नोडल एजेंसी। और दूसरा, क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग ओनली इंक्लूड डायरेक्ट पब्लिक फीडबैक फॉर द असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं कराती है, ये जल जीवन मिनिस्ट्री कराती है। सो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ ओनली, पहली बात तो ओनली आ गया, एक्सट्रीम वर्ड हो गया। दूसरी बात, क्या कोई रैंकिंग किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, किसी पर्टिकुलर सिटी को दिया जा रहा है, तो क्या उसको नापने का, उसे एनालाइज करने का, उसे एसेस करने का, उसे इवेल्युएट करने का केवल एक ही क्राइटेरिया होगा? नहीं, कई सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ये भी गलत हुआ, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। तो दोनों ऑप्शन गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन जो सही होगा नीदर 1 नॉर 2। नाउ इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आपको पीसेस के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि इंदौर ने इस बार फिर टॉप किया है, पिछले 4 या 5 सालों से लगातार टॉप कर रहा है। ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्टार्ट हुआ था वो 2014 में स्टार्ट हुआ था, आपके स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही स्टार्ट किया गया था इसको, और इंदौर ने पिछले काफ़ी टाइम से टॉप किया, और इंदौर डिज़र्व भी करता है क्योंकि वहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कार्ड टोकनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब मैंने इस क्वेश्चन को पिक इसलिए किया है क्योंकि 2018 या 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने भीम ऐप से, भीम ऐप के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। इसमें इन्होंने बात की थी कि कितने सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं, क्या क्या, कुछ इस तरह से करके क्वेश्चन था, आप देख लेना उसको, भीम ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर 5G टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं अक्सर ही, तो इसलिए कार्ड टोकनाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमें समझने के लिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि अ यूनिक कोड वुड बी प्रोवाइडेड सबस्यूमिंग ऑल द कार्ड रिलेटेड डिटेल्स। तो टोकन बना रहे हो तो ऑब्वियसली सारे, अब क्या करते हो, आप दुकान पे जाते हो, सपोज करो आप जा रहे हो नहीं, सपोज करो बर्गर खाने जा रहे हो, थोड़ा सा मॉडर्न, ये जो आजकल का वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, उस हिसाब से देख लेते, बर्गर खाने जा रहे हो, किसी दुकान पे गए कि मतलब पूछा कि सर भैया बर्गर देना, तो बोलेगा कि यहाँ उधारी नहीं चलती है, पैसा लेके भाग जाते हो तुम लोग, पहले पैसा जमा करो तब देंगे। तो आप पैसा जमा करते हो,
पैसा जमा करते हो, तो फिर आपको वो क्या करता है कि ये लो, ये लो, वो आपको कुछ देता है। तो वो प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा होता है कि ये इसे ले जाके यहाँ दिखा देना, तो आपको आपका बर्गर मिल जाएगा। तो आप उसे ले जाके दिखाते हो उसके स्टॉल पे, तो आपको वहाँ से बर्गर मिल जाता है। तो इस टोकन में आपका 10 रुपये, वैसे 10 रुपये की कौन सा बर्गर आएगा, लेकिन अगर आपने 10 रुपये का बर्गर खरीदा लोकल वाला, ख़राब वाला, तो वो 10 रुपये आपके इस टोकन में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली आपके सारे इन्फॉर्मेशंस भी इस टोकन नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है, दीज टोकन्स विल बी रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और तीसरा ऑप्शन है कि द कोड नंबर विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ कार्ड रिक्वेस्टर एंड डिवाइस इन यूज्ड। नाउ देखिए तीसरा तो जनरल टर्म हो गया, ये सीधे कॉपी पेस्ट किया गया है, मैंने नहीं किया, मतलब यूपीएससी करेगी तो ऐसे करेगी। बाकी जो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो हमने देखा ही सही था, तीसरा ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ गेम खेल रहा है, बिकॉज कहीं भी मनी, चाहे वो भीम हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे कुछ भी हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड टॉपिक आता है, तो सीधे सीधे आरबीआई के अंडर में वो होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम दूसरा है, इसलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जगह पे आरबीआई होगा। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी सही होगा आपका, पहला और तीसरा ओनली। नाउ ये तो सारे एमसीक्यूज रहे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, और भी मैंने खोजे नहीं। अगली बार, अगले वीक से मैं और भी सोर्सेस को कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि एक अच्छा खासा, एक अच्छे एमसीक्यूज तैयार किए जा सके, और एमसीक्यूज में डेप्थ रहें और इंक्लूसिव रहें, और सारे इन्फॉर्मेशंस को गैदर किया गया रहे। बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ मेंशन कर दिया है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स में था, मैंने देखा था। ये तो पहली बात, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। लक्ष्मीकांत जाओ सीधे 3 जजेस के बारे में पढ़ लो, भाई साहब कौन सी कमेटी इस्टेब्लिश होती है अगर इम्पीचमेंट करना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास क्या पावर्स होती हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ही क्वेश्चन पूछती है, कोई ठिकाना नहीं है। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैंने आपको केवल इंदौर के बारे में बताया। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप इस रैंकिंग को जाके अच्छे से एनालाइज कर लो और देख लो कि क्या क्या है, क्या क्या हिसाब किताब दिया गया है। नोबेल प्राइज़ स्टेट पीसीएस के लिए हर साल 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो देना ही देना है। तो नोबेल प्राइज़ को जाइए डिटेल से, कोई भी ट्रिक, कोई भी टेक्नोलॉजी लगा के रट्टा लिए, उनका ये देख लीजिए कि किस फील्ड में किसको मिला है। अगर कहोगे तो मैं कोई ट्रिक विक लगा के आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं ट्रिक के थ्रू आपको याद करा दूंगा। फिर ये श्याम जी कृष्ण वर्मा को अभी हमारे महान मोदी जी ने याद किया है, महान मोदी जी ने, तो इन्होंने इंडिया हाउस को इस्टेब्लिश किया था लंदन में। तो इनके बारे में भी पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं भाई साहब, यूपीएससी भी थोड़ा डरता है मोदी जी से, मजाक कर रहा हूँ। फिर ये प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है, इसके बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ यूनिक फीचर्स है जो आपके किसी और देश के हेलीकॉप्टर में नहीं मिलेंगे। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मैंने देखा, अभी इंडिया की रैंक 40वीं हो गई है, काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया इंडिया ने 2014 से अभी तक। तो इसके बारे में भी आप देख लेना कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है, और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, वाइपो करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है देख लेना, क्योंकि यूपीएससी अक्सर ही पूछती रहती है, अक्सर के हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इससे। फिर अंकटैड के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, और इसकी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये इधर एक और मैटर आ गया, हमारे देश में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, खाली लोग बैठे हुए हैं ना, बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है ना, जान ही रहे हो आप लोग, तो बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं, तो कंट्रोवर्सी करने के लिए बैठे ही रहते हैं। तो ये पोनियन सेल्वन 1 जो एक मूवी आई है हमारे चोला एम्पायर्स को दर्शाते हुए, चोला एम्पायर के बारे में, मैं तो कहूँगा कि आपको चोला एम्पायर के बारे में पढ़ना चाहिए डिटेल में। मैंने हिस्ट्री के लिए अलग किताब ली थी एक, चोला एम्पायर के बारे में पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छा कुछ जानने को मिला था मुझे। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आपको चोला एम्पायर के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री के बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में जितना दिया गया है वो कुछ भी नहीं है, उस एम्पायर के 1 या 2% के बराबर भी नहीं है। तो आपको चोला एम्पायर के बारे में पढ़ना चाहिए। तो भाई इसके लिए कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है, लेकिन आपको पोनियन सेल्वन के बारे में, जो राजा 1 थे, जो उसके लीडर, उन्हीं का निकनेम था पोनियन सेल्वन, आपको इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए और चोला एम्पायर के बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही है, कोई भी टर्म, कोई भी चीज़ जो करंट में बहुत ज़्यादा उस पर तोड़ मरोड़ दिया जाता है ना, उसको यूपीएससी खींच लेती है अपने अंदर।
फिर कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में मैंने बता ही दिया, और हरिकेन के बारे में पढ़ लेना। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। और अभी अभी इसने अमेरिका में फ्लोरिडा तट पे कहर मचाया हुआ। अब कह रहे हैं कि 500 सालों में अब इतना बड़ा कोई, मतलब इतना ताकतवर कोई हरिकेन नहीं आया था। जो वहाँ की लहरें थी, पानी की लहरें सी की, वो 20-20 फीट ऊपर तक गई थी। तो ऐसा बता रहे हैं। तो हरिकेन के बारे में, अब हरिकेन मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप पढ़ लेना, बैकवर्ड लिंकेज करोगे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ लेना। और साथ ही साथ थोड़ा मन करेगा तो टेम्परेट साइक्लोन के बारे में भी पढ़ लेना। और थोड़ा मन कर देगा तो ये भी देख लेना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगहों पे क्या क्या बोलते हैं। जैसे विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, हमारे यहाँ साइक्लोन बोलते हैं, हरिकेन, तो ये क्या बोलते हैं इधर जापान और चाइना के साइड में, मुझे ये टॉर्नेडो सॉरी याद नहीं आ रहा था। तो इसके बारे में आप देख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मैं यही आशा करूँगा कि आप इसे कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो फिर एक अटेम्प्ट बर्बाद करोगे, कोई मतलब नहीं है उसका। बाकी मजाक कर रहा था मैं मजाक करता रहता हूँ बीच में, ताकि आपको ये मोनोटोनस ना लगे, थोड़ा थोड़ा डायनेमिक लगे। सो फिर बस इतना ही आज के वीडियो में। और अगले वीक जो संडे को मैं अपलोड करूँगा वीडियो, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि और एमसीक्यूज़ को ऐड करूँ, ताकि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक ब्रॉडर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो सके। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि भाई साहब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं लूसेंट क्यों पढ़ूँ? लूसेंट तो वनडे वाले पढ़ते हैं भाई। लूसेंट पढ़ लोगे तो फ़ायदा ही करेगा आपको। लूसेंट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको याद कर लोगे तो आपको एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा। तो इसलिए कोई भी सोर्स ख़राब नहीं है, कोई भी सोर्स अच्छा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि चार जगह एक हाथ से एक सोर्स पे अंडरलाइन कर रहे, एक हाथ से एक सोर्स पे अंडरलाइन कर रहे, नहीं। एक सोर्स को बस पढ़िए, उसी को 5 बार रिवाइज कर लीजिए, बस बहुत है। क्योंकि जितना सोर्स है ना मार्केट में, उतने आप कर भी नहीं पाओगे कभी भी। इसलिए बहुत हो गई मेरी तरफ से ज्ञान की बातें, अभी बस रहने देते हैं। सो मेरा नाम अमितेश है, जैसा कि आप जानते ही हो। हैव अ गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और यार मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अब लाइक भी कर देना, मेहनत लगती है थोड़ा सा, समझा करो भाई। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।